time period within a country. So it is the value of all the final goods and services. देखिए इसमें सबसे फाइनल गुड्स एंड सर्विस. हाँ गुड. देखिए इसमें देखिए अगर हम जीडीपी की बात करेंगे तो इसको समझने के लिए हम जीएनपी की भी बात करते हैं साथ में. जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. इसमें वर्ड आ रहा है डोमेस्टिक और जीएनपी में वर्ड आ रहा है नेशनल, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. और जीडीपी में आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो जीडीपी का मतलब ये हुआ कि ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, यानी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री. डोमेस्टिक मतलब हुआ इन द कंट्री. और जीएनपी का मतलब, नेशनल का मतलब ये हुआ कि इवन आउटसाइड द कंट्री. यानी अगर से हमारी कोई फर्म है, वो यूएसए में है, यूएसए में एस्टेब्लिश्ड है, अगर वो कोई प्रोडक्शन वहां पे कर रही है और उसकी कुछ इनकम हो रही है तो हम उसको जीएनपी में ले लेंगे. ये बेसिक डिफरेंस है. जैसे कि इसके नाम से क्लियर है, ग्रॉस डोमेस्टिक और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. तो जब जैसे जो इसलिए हमें है क्या कि हमको देखिए डेफिनेशन जरूरी नहीं है, हमको कॉन्सेप्ट समझना. अब पीसीएस में तो कई बार क्या होता है कि सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन जब आप यूपीएससी में जाएंगे तो वहां पर हर चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है. अभी तो मुझे पता नहीं पीसीएस का पैटर्न क्या हुआ है, बट उस टाइम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते थे कि आप रट के भी चले जाते थे, पढ़ के चले जाते थे. यूपीएससी में ऐसा नहीं होता. जीडीपी, जीडीपी का मतलब ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री, एंड जीएनपी all goods and services produced in the country plus outside the country. जीडीपी का एक फॉर्मूला होता है C प्लस ये जो हमारी इनकम है, इनकम की 3 अप्रोच होती है मेरी. जैसे हम अगर ये कोई हमसे पूछे कि आपकी देश की इनकम कितनी, तो आप उसको जैसे इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है तो उसको 3 या 4 तरीके से आप बता सकते हैं. जिसकी एक इनकम अप्रोच है, दूसरी है एक्सपेंडिचर अप्रोच और तीसरी है कंजम्पशन अप्रोच. जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ना वो पॉवर्टी लाइन वाला जो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जिसमें एबव पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन के बारे में बताया जाता है. तो जीडीपी का मतलब ऑल प्रोडक्शन इन द कंट्री. इसका मतलब होता है C प्लस आई प्लस जी. चाहो तो आप लोग थोड़ा सा नोट कर लेना. नोट करने से क्या होगा कि अगर आपको समझ में भी नहीं आता तो एक तो आप इसको ऐसा करिएगा, थोड़ा बाद में पढ़िएगा, एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह होंगी आपके पास, समझने की कोशिश करिए. और जब हम नेक्स्ट सेशन करेंगे तो कोई भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो उसको रखिएगा. तो इसमें जीडीपी में C प्लस आई प्लस जी, यानी C का मतलब है सब हुआ. जैसे कंजम्पशन, आई का मतलब है जो इन्वेस्टमेंट होता है. जी का मतलब जो गवर्नमेंट, जी का मतलब जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है. और एक्स माइनस एम, एक इसमें की मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्स माइनस एम. एक्स माइनस एम का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. तो अगर आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो वो आपका ट्रेड सरप्लस होता है. और जब आपके इंपोर्ट्स ज्यादा होते हैं, एक्सपोर्ट कम होता है, तो वो ट्रेड डेफिसिट बोला जाता है, जिसको हम आगे
इस कॉन्सेप्ट को मैं आगे क्लियर करूंगा। तो देखिए इसकी तीन चीजें हैं मेनली। जब हम किसी कंट्री की जीडीपी को काउंट करते हैं तो उसकी तीन अप्रोचेस हैं, प्रोडक्शन मेथड है, इनकम मेथड है और एक्सपेंडिचर मेथड है। अब ये इंटर रिलेटेड है। लाइक अगर आपकी इनकम है तो वो दूसरे का एक्सपेंडिचर भी, ठीक है ना? हेलो, यस सर। हेलो, यस सर। जी सर। यस सर। हाँ, मुझे लग रहा है कुछ आवाज जा रही है कि नहीं आपको? जी सर आ रही है। बीच में कुछ थोड़ा सा क्लू दिख रही है इससे। सर आ रही है। हाँ, तो इसकी तीन अप्रोचेस हैं, प्रोडक्शन अप्रोच, इनकम अप्रोच और एक्सपेंडिचर अप्रोच। तो ये क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये आपके ज्यादा मतलब का भी नहीं होगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपके यहाँ आते होंगे वो मेनली जैसे इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड होते होंगे, या लाइक इन्फ्लेशन के क्या मतलब कॉजेज हैं, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट के क्या कॉजेज हैं, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इकोनॉमी की ओवरऑल प्रॉब्लम्स क्या क्या है हमारे यहाँ। ये इस तरह से क्वेश्चन आते होंगे ना आपके यहाँ, जो जनरल स्टडीज में पूछे जाएंगे। जी सर। ये ऐसा तो नहीं होगा कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट आर द अप्रोचेस व्हेन वी काउंट द नेशनल इकोनॉमी, ऐसा तो नहीं होगा सर? कंसेप्ट से आते हैं क्वेश्चन सर, प्री के अंदर हो सकते हैं क्वेश्चन एमसीक्यू लेवल पे। जैसे अगर आप होंगे क्वेश्चन याद आ रहा हो मुझे बताइए जरा, देखो नहीं तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। सर नेशनल इनकम से क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट वाइज। हेलो, जी सर। सर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थोड़ा कम आते हैं सर। नहीं अभी तो आप प्रीलिम्स की क्लास कर रहे हैं या आप मेंस के लिए कर रहे हो? हेलो जी सर, कंबाइंड करा रहे हैं सर दोनों के लिए। नहीं, मैं आलोक जी को एक चीज बताई थी कि पहले हम एक जनरल डिस्कशन करेंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे, ठीक है ना? ओके सर। तो कोई क्वेश्चन आपको ऐसे याद आ रहा हो इकोनॉमिक्स का जो पूछा गया हो, जो कि मतलब एक जनरल क्वेश्चन ना हो, लाइक इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं हो, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको मतलब ये लगता है कि नहीं मेरे को तो एक बुक की प्रॉपर खरीदनी पड़ेगी इकोनॉमिक्स की, थ्योरी वाले थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो इस तरह का। एक क्वेश्चन मैं बता भी पूछी जाती है। एक क्वेश्चन में कल देखा सर, मैं बोलता हूँ 2010 में क्वेश्चन बताइए। ये सर पूछा है कि पहला स्टेटमेंट है 2010 में, तो उसके बाद काफी चीज होगा। अभी आप बताओ पिछले 3-4 साल में क्या पैटर्न रहा है? हाँ सर, उसी के बारे में बता रहा हूँ। वीडियो कर लीजिए, ऑन कर लीजिए। हाँ, ये पूछा है सर, सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी के विगत वर्षों में दशक में 4 गुना वृद्धि हुई। दूसरा कथन है इसमें, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिशत अंश में विगत वर्ष में एक दशक में कितनी कमी आई? कौन सा कथन सही है? ये तो ऑप्शन, ये क्या मतलब मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है? हाँ सर, ये मतलब 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और उसमें से पूछा है इसमें कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। सर नॉर्मली ये तो खत्म हो गया, ठीक है। आपने मान लो आपने कह दिया नहीं बढ़ा है, जीडीपी बढ़ी है,
सर ये करंट बेस्ड का क्वेश्चन था। सर नॉर्मली करंट बेस्ड क्वेश्चंस ही आ रहे हैं सर उसके अंदर। हाँ सर, हाँ करंट बेस्ड ही है ज्यादातर। नहीं, मैं देखिए, मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या कोई थ्योरी से भी पूछा जाता है, लाइक जैसे व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? सर एक क्वेश्चन मैं पूछूं सर? एक क्वेश्चन मेरी तरफ से है सर। सर कोई भी पूछा। सर किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है? आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना, राष्ट्रीय आय का कम सामयिक वितरण। जिसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो, इनमें से कोई नहीं। क्या दोबारा करिए, दोबारा पूछे। तो किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है? आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना या राष्ट्रीय आय का कम सामयिक वितरण? राष्ट्रीय आय का सामयिक वितरण। हेलो सर, राष्ट्रीय आय का सामयिक वितरण। जी सर। सामयिक वितरण का क्या मतलब हुआ? सामयिक का क्या मतलब? तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने बेसिक इंग्लिश में पढ़ाई करी है, तो ये इसको आप मेरे को बताओ जरा, ये सामयिक का क्या मतलब है? सर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका मतलब। तो समान होता है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए, जब आपका जीडीपी कोरोना पीरियड फैक्टर है, वो ऑलमोस्ट 2-3 महीने के लिए बंद हो गया था लास्ट ईयर, करीब आधा मार्च, फिर अप्रैल और मई, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिल्कुल बंद हो गया। तो जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बंद हो जाएगा तो उसकी जो चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो खत्म हो जाएगी। यानी अगर मैन्युफैक्चरिंग बंद है तो दुकानों में भी सामान कहाँ जाएगा? से अगर आपको कोई वॉशिंग मशीन चाहिए, कोई टेलीविजन चाहिए, तो वो आपको मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो सब पहले ही कंज्यूम हो चुका। तो जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो टैक्सेस भी नहीं आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ग्रोथ रेट है वो कम है या बहुत कम है, क्योंकि जीडीपी ओवरऑल एकदम कम नहीं होगी, लेकिन इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उस 3 महीनों के लिए या 6 महीने के लिए या पूरा के लिए, जैसे आपने देखा होगा हमारा जो 2021 में जो ग्रोथ रेट रहा है वो 0.2% आया। पहले तो माइनस की बात की थी, बाद 0.2% आया। इसका मतलब ये हुआ जब ग्रोथ रेट नहीं होगी तो टैक्स भी नहीं आएगा, और इसका कंक्लूजन ये हुआ कि जब टैक्स कम आता है तो इसका मतलब है कि ग्रोथ रेट आपकी कम होगी, अनलेस कि जब तक आप कोई ऐसा रिबेट या इंसेंटिव नहीं देते हैं इंडस्ट्रीज को, जैसे आपने टैक्स ही खत्म कर, जैसे कुछ स्टेट्स में पॉलिसी बनाई जाती है कि अगर हमारे यहाँ कोई, एक सेकंड होल्ड करिएगा। ओके सर, आ रही है सर। हाँ, तो आपने जो क्वेश्चन पूछा था इसका आंसर ये है कि ग्रोथ रेट आपकी डाउनवर्ड ट्रेंड पे है, यानी नीचे जा रही है। तो जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छे से काम करेगा, ग्रोथ रेट होगी इकोनॉमी में, तो ऑटोमेटिकली जो टैक्स बढ़ना ही बढ़ना है। जैसे हमारे यहाँ कानपुर में, क्योंकि पिछले साल मार्च में 10 दिन बंद रहा था, मार्च के महीने में सारा बिजनेस, तो इस बार जो मार्च का टैक्स आया वो पिछली बार से बढ़ के आया है। ठीक है ना, ये चीज है। अगर ग्रोथ रेट कम है तो टैक्सेस भी कम। हाँ, इसका एक इसका अपवाद हो सकता है कि अगर
गवर्नमेंट ने किसी मतलब सारे बिजनेसेस को ये बोला है कि हम 1 साल के लिए आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तो इंसेंटिव दिया जाता है। जैसे कुछ गवर्नमेंट्स ये कहती हैं कि हमारे यहाँ आप इंडस्ट्रीज लगाओ तो हम आपको टैक्स रिबेट देंगे। टैक्स रिबेट का मतलब है कि कुछ पीरियड के लिए हम आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। एक आपने आपके यहाँ कई बार ये क्वेश्चन आया होगा कि व्हाट इज नेशनल इनकम। कोई बताएगा नेशनल इनकम क्या होती है? हेलो हेलो। यस सर। हाँ, कोई बताएगा? एक तो जीडीपी की बात हमने की अभी। नेशनल इनकम क्या होती है? किसी वर्ष में उत्पादन के समस्त साधनों को प्राप्त आय के योग के लिए राष्ट्रीय इनकम कहते हैं, नेशनल इनकम। ये तो आपने जीडीपी बता दी मुझे। सर किसी देश की और 1 साल में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत। So it is the total value of a country's final output of all new goods and services within 1 year span. ये भी जीडीपी है। सर किसी एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी जीडीपी निकलता है उसमें सर जो सब्सिडी घटा देते हैं और जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं उन्हें जोड़ देते हैं, वो राष्ट्रीय आय कहलाती है। हाँ, दिस इज बेटर। और एनीवन? जो कोई भी इनकम जो क्या बोलते हैं किसी भी रेसिडेंट के द्वारा करी जाती है, चाहे वो इंडिया में रह रहा हो चाहे बाहर रह रहा हो, तो उसकी जो इनकम से बनती है उसे नेशनल इनकम कहलाती है। देखिए, इसका एक अगर हम एक टेक्निकल नाम देंगे तो ये होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आप देख लेना इसकी हिंदी क्या है। जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, फिर एनएनपी। एनएनपी का जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है जीएनपी माइनस क्या हुआ? डेप्रिसिएशन सर। डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन को क्यों माइनस करते हैं? डेप्रिसिएशन जैसे कोई मशीन वगैरह हम यूज करते हैं तो वो हर साल कम होती चली जाती है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी आती जाती है, तो जिससे उसकी वैल्यू कम होती जाती है सर। तो उसकी वजह से हम डेप्रिसिएशन को कम कर देते हैं सर, उसमें से उसकी वैल्यू माइनस कर देते हैं। हाँ, जैसे ऐसे समझिए कि आपके घर में कोई कार है आपके पास, तो आप जब अपनी पूरी धन संपत्ति को जोड़ने लगेंगे तो उसमें आप क्या क्या जोड़ेंगे कि अगर मान लो आप सैलरीड हैं तो आपकी 1 महीने की सैलरी कितनी है। ठीक है, अगर पूरे साल के लिए कोई पूछता है तो आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे, प्लस आपका घर है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, आपके पास कोई कार है तो उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब क्या है कि अब जैसे जैसे कार पुरानी होती जाएगी और आपकी कोई भी इनकम मान लीजिए नहीं बढ़ी, यानी घर की कीमत भी नहीं बढ़ी, घर का कीमत यानी वैल्यू, कीमत तो कॉस्ट होती है, वैल्यू, घर की वैल्यू नहीं बढ़ी, आपकी सैलरी नहीं बढ़ी, जैसे हम लोगों की सैलरी नहीं बढ़ी है पिछले 1 साल से, और आपकी कार पुरानी हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी इनकम कम हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी मतलब देश की जीडीपी, ऐसे आप इसको लिंक कर सकते हैं। तो डिप्रिसिएशन क्यों घटाया जाता है? वो इसलिए घटाया जाता है कि जो प्लांट और मशीनरी जिस वक्त वो परचेज की जाती है उसकी कीमत हर साल घटती है। तो जब आप मान लीजिए उसको
सेल करने के लिए निकलोगे, जैसे आपकी पुरानी कार है, उसको आपने कहा मैं इसको बेच देता हूँ, तो आपने 10 लाख की गाड़ी ली तो पता लगा वो 4 लाख की बिकी, और बाकी चीजें कांस्टेंट रहते हुए इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इनकम कम हो गई, टोटल इनकम आपकी कम हो गई। तो जब हम जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का बेसिक डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। अब इसमें एक चीज आती है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? आप लोग समझे ना डिप्रिसिएशन क्यों घटाया जाता है? वो इसलिए घटाया जाता है क्योंकि जो मशीनरी होती है आपकी, कैपिटल मशीनरी, उसकी वैल्यू हर साल घटती है। जैसे इनकम टैक्स के रूल्स ये बोलते हैं कि आपकी डिप्रिसिएशन आपका मशीनरी में 30% तक हो सकता है, और 10 साल में मशीनरी की कोई भी वैल्यू 0 हो जाती है। तो डेप्रिसिएशन हम इसलिए घटाते हैं क्योंकि जो हमारी कैपिटल मशीनरी है प्रोडक्शन में जो लगी हुई है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। हम उसकी वैल्यू वो नहीं ले सकते हैं जो हमने उसकी वैल्यू पहली साल में ली। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? प्रोडक्शन फैक्टर्स को काउंट करने का सर। हाँ बोलिए, सब लोग बोलिए थोड़ा। सर लैंड हुआ, लेबर हुआ, कैपिटल हुई, एंटरप्राइज पे, सर इनमें इनकी जो भी कॉस्ट होती है सर इसलिए रिलेटेड होगी फैक्टर कॉस्ट के, प्रोडक्शन में जो भी फैक्टर्स यूज हो रहे हैं। सर किसी वस्तु के बनने में जो मूल राशि लगी होती है वो फैक्टर कॉस्ट होती है। मूल राशि के क्या मतलब? देखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो किसी भी प्रोडक्शन के लिए, मतलब ऐसे समझिए आप कि उनके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर का मतलब तो कारक होता है, कारक। प्रोडक्शन का क्या है हिंदी में? हेलो जी सर, उत्पादन के साधन मेनली देखिए होता है, मेनली दो मेन होते हैं, लेबर और कैपिटल। वैसे तो लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप 4 चीज है ना, लेकिन जो मेन होते हैं उसमें वो होता है लेबर और कैपिटल। तो अभी फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई फैक्ट्री लगानी है किसी भी चीज के लिए, तो हमको क्या क्या चाहिए उसमें? हमको लैंड चाहिए यानी जमीन, क्योंकि अगर जमीन नहीं होगी तो फैक्ट्री कहाँ से लगाएंगे? लेबर चाहिए। फिर फैक्ट्री बन गई आपकी, तैयार हो गई, रॉ मटेरियल, तो आपको प्रोडक्शन के लिए लेबर चाहिए होगा, और प्लस लेबर एंड कैपिटल गो टुगेदर, यानी लेबर चाहिए और पैसा चाहिए। जैसे आप लोग मशीन नहीं खरीदेंगे तो उसके लिए पैसा चाहिए, आप उसके लिए रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल खरीदेंगे तो उसके लिए आपको कैपिटल यानी पैसा चाहिए। तो कोई भी फैक्ट्री लगेगी तो उसके लिए जमीन चाहिए, उसके लिए मजदूर चाहिए, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, और जो चौथा फैक्टर है वो एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये होता है कि एंटरप्राइज यानी आप एंटरप्राइजिंग हैं। एंटरप्राइजिंग का मतलब है कि आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है।
क्योंकि अगर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं होगी तो आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने में चाहे बहुत पीछे रह जाए। तो नेशनल इकोनॉमी इज व्हाट? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इनकम अप्रोच की तरफ जाते हैं, जब नेशनल इकोनॉमी को काउंट करते हैं, तो उसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड को क्या मिलता है? रेंट मिलता है उसके एवज में। लेबर को क्या क्या देते हैं आप? अगर कोई आप कैपिटल, कैपिटल की इनकम क्या है? मतलब अपने आप में अगर देखें, इंटरेस्ट। यानी अगर आप किसी से पैसा उधार लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, या आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो आपके पास इंटरेस्ट आएगा। तो जो आपका मनी है यानी वेल्थ है वो आपको इंटरेस्ट देती है। और प्रॉफिट किसके खाते में जाता है? एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो बंदा होता है, जो एंटरप्रेन्योर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन जो भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी यानी जो भी निर्माण देश में हो रहा है, ठीक, जो भी देश में निर्माण होता है, जैसे आपका टेलीविजन का हो रहा है, फ्रिज का हो रहा है, आपकी और अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो रहे हैं, मोबाइल हैं, आपके कपड़े बन रहे हैं, आपकी और हैवी मशीनरी इक्विपमेंट बन रहा है, वो उन सब के लिए क्या चाहिए? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। और इस प्रोसेस में क्या रेंट हो गई, लेबर की वेज हो गई, कैपिटल का इंटरेस्ट हो गया और एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉफिट हो गया। तो जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो इन चारों को हम जोड़ देंगे, क्योंकि जब प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन जो प्रोसेस पूरी होती है, उसमें इन चारों चीजों का होना जरूरी है, इनके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। और क्योंकि ये फैक्टर्स हैं, यानी फैक्टर्स मतलब साधन है, तो इन साधन को जब ये यूज होते हैं तो इनकी अपनी इनकम होती है। तो ये भी एक तरीका होता है अपनी इकोनॉमी को काउंट करने का। तो जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो वो उसका एक टेक्निकल नेम यही है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्लियर हो रहा है? यस सर। जी सर। अब इसमें देखिए, इसमें हम एक चीज क्या करते हैं कि जो माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस कर देते हैं, आपने देखा होगा, फॉर्मूला पढ़ा होगा, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं आपके, उसको हम इसमें से घटाते हैं। और सब्सिडी को जोड़ते हैं। हेलो, यस सर। इसको थोड़ा बताएगा कोई? जी सर, वो इसलिए जोड़ते हैं, जो भी फैक्टर कॉस्ट पे लेते हैं हम, पूंजी लगाई, श्रम लगाया, तो सरकार उसके लिए सब्सिडी देती है, तो वो जोड़ी जाती है। लेकिन वही चीज मार्केट में आ जाती है तो सरकार उस पर इनडायरेक्ट टैक्स लगा देती है। तो उन नेशनल जो इनकम है उसे निकालने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स को घटाया जाता है और सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है। हाँ, सुबह उसी टाइम आ जाना, 8:30, 8:30 बजे। हाँ, और बताइए कोई? इनडायरेक्ट
इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस क्यों करते हैं और सब्सिडी को ऐड क्यों करते हैं? जब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं तो उसमें से माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ये फॉर्मूला होता है इसका। ऐसा क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं सर, फैक्टर कॉस्ट पे जो भी चारों चीजें लगती हैं, लैंड, लेबर और कैपिटल, तो उसके लिए सरकार सब्सिडी देती है। शुरुआत में कोई भी बिजनेस करने के लिए तो सरकार उसे जोड़ देती, जब हम उसका सर राष्ट्रीय आय निकाल देते हैं तो उसे जोड़ दिया जाता है। लेकिन वही चीज जब मार्केट में आ जाता है प्रोडक्ट, तो सरकार उस पर इनडायरेक्ट टैक्स भी लगाती है। तो एक रियल डाटा लेने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दिया जाता है और सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है। हाँ, रियल डाटा लेने के लिए इसका मतलब ये हुआ कि से जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मान लीजिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अब मान लीजिए किसी भी चीज, मान लीजिए टेलीविजन है, टेलीविजन की कॉस्ट जो है 100 रुपए है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जो टेलीविजन 100 रुपए में 100 रुपए की इसकी कॉस्ट है, ये 100 रुपए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चले गए, यानी लैंड को चले गए 10 रुपए, लेबर को 20 रुपए चले गए, कैपिटल को 40 रुपए चले गए और बचे 20 रुपए वो प्रॉफिट में चले गए। तो टेलीविजन की कीमत कितनी है? 100 रुपए। यानी जो उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है टेलीविजन के, उनको कितना मिला? 100 रुपए। अब लेकिन जब अब मान लीजिए 10% उस पर टैक्सेज है, जैसे अब तो जीएसटी हो गया है, पहले इनडायरेक्ट टैक्सेज होते थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी अलग होती थी और स्टेट्स का सेल टैक्स अलग होता था। अब मान लीजिए 10% टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, तो वो क्या हो गया? वो फैक्टर कॉस्ट पे नहीं होगा प्राइस उसका, वो होगा एट मार्केट प्राइस। क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को तो 100 ही रुपए मिले हैं, लेकिन जब मार्केट में वो जो चीज आई है वो 110 रुपए की है। ऐसे ही हम सब्सिडी की तरफ चलते हैं। मान लीजिए टेलीविजन 100 रुपए का है और गवर्नमेंट ये कहती है कि इस पर हम 10 रुपए की सब्सिडी देंगे, यानी मार्केट में ये 90 रुपए का बिकेगा। तो अब इसमें क्या हुआ? इसमें उल्टा हो गया कि वहां पर को तो 100 रुपए मिले हैं, जो सब्सिडी दी जा रही है वो गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है, यानी जो कॉस्ट ऑफ टेलीविजन है वो 100 ही रुपए है, लेकिन जब वो मार्केट में आया है तो उसकी कॉस्ट कितनी है? 90 रुपए। आप उसको 90 रुपए का खरीद रहे हैं, लेकिन जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो कीमत गई है वो 100 ही रुपए गई। इसलिए इसमें क्या करते हैं? सब्सिडी को जोड़ देते हैं। ठीक है ना? तो अब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसको आप नोट कर लेना कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस सब्सिडीज माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्सेस भी घटाते हैं, दूसरी एक चीज और घटाते हैं, वो होता है गवर्नमेंट अर्न्ड प्रॉफिट्स। जैसे कुछ गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेज हैं, जैसे बीएसएनएल है या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया वगैरह, जो ये कंपनी बड़ी हेवी इंडस्ट्रीज की कंपनीज हैं, तो उनसे जो आता है उसको भी हम उसमें से जोड़ देते हैं। तो नेशनल इनकम
is the real income. जब हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो पर कैपिटा इनकम मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। और नेट नेशनल प्रोडक्ट में क्या आएगा, उसमें आपका जो जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल, यानी अगर देश से बाहर भी है और उससे अगर हमको इनकम हो रही है तो वो भी ऐड हो जाएगी। तो नेशनल इनकम मतलब ये हुआ कि रियल इनकम ऑफ द कंट्री इज इक्वल टू पर कैपिटा इनकम मतलब नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन। और नेशनल इनकम क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या है कि जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के 4, उनकी वजह से जो प्रोडक्शन हो रहा है और उसके एवज में उनको जो इनकम हो रही है, तो आपका पर कैपिटा इनकम तो सीधे सीधे है, अगर आप उसको जीडीपी अपॉन टोटल पॉपुलेशन नहीं करेंगे, उसको अगर हम रियल पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं तो वो नेशनल इनकम यानी रियल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। अब बताइए इसमें कुछ आपको कोई कॉन्सेप्ट ऐसा तो नहीं है इसमें कुछ कंफ्यूजन है? कोई क्वेश्चन बताइए। हेलो, कोई क्वेश्चन मन में आया? नहीं सर, अभी तक जो समझाया था तो क्लियर है। सर जो प्राइस डेप्रिसिएशन हो रहा है सर, वो कैसे कैलकुलेट होता है? यस सर। यस सर। किस चीज का प्राइस डेप्रिसिएशन क्या मतलब? सर जो हम डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे थे सर एनएनपी में, वो सर कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? जैसे मशीन का रियर हो रहा है। वो तो मैंने बताया ना आपको, देखिए जो हमारे यहाँ इनकम टैक्स में है वो उसमें शायद ये 25 या 30% डिप्रिसिएशन निकालते हैं। जैसे अगर किसी मशीनरी की वैल्यू 1 लाख रुपए है तो वो 1 साल के बाद उसकी जो वैल्यू है वो 70,000 रुपए रह जाएगी। ये पूछना चाह रहे हैं, कुछ और पूछ रहे हो आप? यस सर, यही पूछ रहा था, एजम्पशन पे चलता मतलब। नहीं, हाँ एजम्पशन पे ही है, मतलब एक वैल्यू निकाली जाती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई कार खरीदी, जी सर, ठीक है, आपने 10 लाख की खरीदी, तो क्या अगले दिन वो 10 लाख की रहेगी? नो सर। 1 साल के बाद वो उस हिसाब, अगर आप उसको कम चलाएंगे तो डेप्रिसिएशन हो सकता है कम हो जाए उसका, और आप नॉर्मल या ज्यादा चलाएंगे तो डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा। ओके सर। यहाँ समझने की ये है कि हम डेप्रिसिएशन को घटाते क्यों हैं? क्योंकि देखिए मशीनरी अपने आप में फिक्स एसेट की तरह होती है। यस सर। मान लीजिए आपने फैक्ट्री लगाई, उसमें आपने 10 मशीनें लगाई, टोटल वैल्यू है मान लीजिए वो है 1 करोड़, यानी 10 लाख रुपए पर मशीन।
अब सपोज करिए कि आपने प्रोडक्शन नहीं किया 1 साल तक, ठीक है? यस सर। तो अब 1 साल बाद यार मैं शायद कर नहीं पाऊंगा, तो मैं इसको बेच देता हूँ। अभी आपके मन में क्या होगा, यार मैंने इसमें 1 करोड़ रुपए की मशीनरी खरीदी है, तो मतलब आपके मन में ये होगा मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाए। लेकिन वो वैल्यू तो 1 करोड़ की नहीं है अभी आपकी। तो अगर मान लीजिए 20%, 25% या 30% डिप्रिसिएशन हो गया, तो आपकी जो वैल्यू है मशीनरी की वो कम हो गई और आपकी वेल्थ कम हो गई। तो वेल्थ आपकी कम हो गई। ऐसे ही जीडीपी जीएनपी में भी यही सब होता है कि हम इसलिए डिप्रिसिएशन घटाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ तो बिलियंस यानी अरबों रुपए की मशीनरी है जो विदेशों से भी आती है। तो जब हम काउंट करते हैं अपनी इकोनॉमी को कि हमारी इकोनॉमी की वैल्यू क्या है, इसीलिए डेप्रिसिएशन का क्लॉज डाला गया है। ओके सर, थैंक यू सर। क्योंकि वियर एंड टियर होता है, ठीक है ना? अच्छा, और जो सब्सिडी को ऐड क्यों करते हैं? सब्सिडी को तो हम क्यों नहीं घटाते हैं सब्सिडी? सर सब्सिडी जो होती है सर वो फैक्टर जो है प्रोडक्शन को मिलेगी। नहीं, देखिए सब्सिडी को हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि जो वैल्यू आई मार्केट में वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उससे कम है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने बताया आपको, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को 100 रुपए मिले थे, लेकिन मार्केट में वो चीज आई 90 रुपए की। तो जब हम काउंटिंग करेंगे तो हम 90 ही करेंगे, लेकिन फिर 10 रुपए का क्या होगा? इसीलिए हम उसको 90 + 10 = 100 इसलिए क्योंकि कोई एरर ना आ जाए। जो एस्टिमेट करते हैं हम अपने नेशनल इनकम को, उसमें एरर ना आ जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं, सब्सिडीज को ऐड कर देते हैं। जब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की बात करेंगे तो वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से ज्यादा होगा, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट विल बी लेस देन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को 100 रुपए मिले हैं, लेकिन मार्केट में जो वैल्यू आई है तो उसकी 110 रुपए आई है। ठीक है ना? यस सर। और बताइए। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना देखिए जरूरी है, बाकी तो हर चीज अवेलेबल है, बुक्स में भी मिल जाएंगे आपको, अगर आप गूगल सर्च करेंगे वहां भी सब कुछ लिखा हुआ है। और कोई क्वेश्चन? देखिए मैं, आप लोग ऐसा करिए, आप कुछ चीजें नोट करिए, मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा। यस सर। ये तो बेसिक चीजें हैं आप, और जो मैंने आपको पढ़ाया उसको एक बार देखिएगा। देखिए जीडीपी को कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं, एक्सपेंडिचर अप्रोच, एक इनकम अप्रोच है, और तीसरी है वैल्यू एडिशन अप्रोच, यानी वैल्यू एडेड अप्रोच है, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड। ठीक है? फिर जीएनपी क्या होती है? जीएनपी, एनएनपी, एक कॉन्सेप्ट होता है एनडीपी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जीएनपी एट मार्केट प्राइस और जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा। तो अगर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस,
उसमें से अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस घटा देंगे यानी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये आपका निकल के आ जाएगा। और मैंने आपको यही बताया कि उसमें क्यों घटाते हैं, क्यों घटाते हैं, सब्सिडी क्यों ऐड करते हैं। हेलो सर। हेलो, हाँ बोलिए। कुछ क्वेश्चन किया आपने? चलिए आप नेक्स्ट नोट करिएगा। एक होता है रेपो रेट। हेलो, REPO, रेपो रेट। यस सर। इसको थोड़ा पढ़िएगा आप लोग। रेपो रेट है, CRR है, कैश रिजर्व रेशियो। जी सर। और CRR के साथ होता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और मनी सप्लाई, नोट करिएगा, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में M1, M2, M3, M4 होता है। जिसमें M1 को नैरो मनी बोला जाता है, M2, M3, M4 इनको ब्रॉड मनी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? और मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन का रिलेशन क्या है? अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन का क्या होगा? और ये अपने आप में इंटर रिलेटेड है। और इससे अगर एक बढ़ता है तो दूसरे पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। देखिए रेपो रेट होता है, इसका रेपो रेट को बोलते हैं रिपर्चेजिंग ऑप्शन या रिपर्चेजिंग रेट। जी सर। ये रेपो रेट कौन डिसाइड करता है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे देश में RBI डिसाइड करता है। जो भी कंट्री होता है उसको उनका जो सेंट्रल बैंक होता है वही डिसाइड करता है। तो रेपो रेट होता है, जैसे एक तो RBI हो गया सेंट्रल बैंक और दूसरे कमर्शियल बैंक हो गए, जैसे स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक। तो जिस रेट पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से लोन लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझिएगा, डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं मैं अभी, फॉर्मल है। मतलब ये हुआ कि जिस रेट पर कमर्शियल बैंक जैसे बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, ये कमर्शियल बैंक है। RBI कंपनी है, RBI कमर्शियल बैंक नहीं है, ये रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ ऑल बैंक्स, ऑल कमर्शियल बैंक्स। मतलब ऐसे समझिए एक अधिकारी है इनका, जो ये बताता है कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना। तो जिस रेट पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से लोन लेते हैं उसको रेपो रेट कहा जाता है। अब लोन लेते हैं तो जब लोन लेंगे तो कुछ एक कोलेटरल सिक्योरिटी रखेंगे RBI के पास। RBI ऐसे तो लोन दे नहीं देगा,
वही कहेगा मेरे को आप पहले सिक्योरिटी दीजिए तब मैं आपको लोन दूंगा। तो कमर्शियल बैंक के पास क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, बॉन्ड्स होते हैं, वो आरबीआई के पास रखते हैं, आरबीआई उनको लोन देता है। जी सर। मतलब यही हुआ कि जिस रेट पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से लोन लेते हैं या जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है उसको रेपो रेट कहा जाता है। अब मान लीजिए रेपो रेट बढ़ा दिया, मान लीजिए रेपो रेट बढ़ गया 6%, 7%, 8% कर दिया, 6% से 7% हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कमर्शियल बैंक को लोन हायर रेट पे मिला है, और उस हायर रेट पे मिलने की वजह से क्या होगा कि उस हायर रेट को वो वसूल किससे करेंगे, कमर्शियल बैंक पब्लिक से, वो हमसे करेंगे, पब्लिक से। जब वो लोन देंगे तो आप जैसे आपने मान लो हाउसिंग लोन लिया, आपने कार लोन लिया, तो वो आपसे हायर रेट पर हायर रेट इंटरेस्ट डिमांड करेंगे आपसे। तो रेपो रेट क्यों किया जाता है, रेपो रेट इसलिए घटाया बढ़ाया जाता है जिससे कि इकोनॉमी को मतलब आगे बढ़ाया जा सके या थोड़ा सा बैलेंस में लाया जा सके। रेपो रेट नॉर्मली बढ़ाया तब जाता है जब इन्फ्लेशन ज्यादा होता है। रेपो रेट को नॉर्मली तभी बढ़ाया जाता है जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट ज्यादा होता है, जिसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। ऐसे ही जब प्रोडक्ट ज्यादा होता है देश में, यानी सप्लाई ज्यादा होती है, डिमांड कम होती है, तो उस केस में रेपो रेट को घटा दिया जाता है जिससे कि कमर्शियल बैंक कम रेट पर लोन दे सकें। और कम जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो ज्यादा लोग बैंक जाएंगे, लोन लेंगे, अपने बिजनेस लगाएंगे या अपना घर बनाएंगे या कोई मतलब कार वगैरह खरीदेंगे। तो रेपो रेट को घटाने या बढ़ाने का मकसद ये होता है। ऐसे ही सीआरआर होता है, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो होता है कि आरबीआई ये बोलता है कि आप अपने डिपॉजिट्स का एक हिस्सा कैश में रखेंगे, कैश रिजर्व्स। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में क्या है, वहां पर आरबीआई बोलता है बैंकों से कि आपको टोटल डिपॉजिट्स की ये इतने लिक्विड फॉर्म में रखना है। लिक्विड मतलब जो जैसे आपका मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी क्या होता है, कैश होता है। तो वो आरबीआई बैंक्स को डायरेक्शन देता है कि आपको इस रेशियो में ये कैश रखना है, इस रेशियो में लिक्विडिटी रखनी है। ये भी मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जैसे आपका सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किस में होती है, कैश में होती है। अगर हम बैंक की बात करें, आपके खाते जो होते हैं बैंक में वो मेनली क्या होते हैं, करंट अकाउंट होता है, एक सेविंग अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट नॉर्मली जो इंडिविजुअल होते हैं वो उनके लिए उनका खोला जाता है, और करंट अकाउंट किसका खोला जाता है, बिजनेस का। जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई फर्म है आपकी, तो आपके लिए करंट अकाउंट खोला जाएगा। करंट अकाउंट में पैसे निकालने की कोई लिमिट नहीं होती, कि आप दिन में 2 बार निकाल सकते हैं या हर रोज निकाल सकते हैं। लेकिन सेविंग अकाउंट में ऐसा नहीं होता, उसमें एक लिमिट बना दी जाती है कि आप हफ्ते में 2 बार निकालेंगे, हफ्ते में 2 बार से ज्यादा नहीं निकाल सकते। तो ये जो सीआरआर है और एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो, ये क्यों मतलब सेट किए जाते हैं। आरबीआई क्यों बोलता है बैंकों को कि आप इसको इस प्रोपोर्शन में रखिए, इसको इस परसेंटेज में रखिए। इसकी वजह यह है
कि आपने कोई पैसा बैंक में जमा किया है, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए जमा किया, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका बैंक सारे के सारे पैसे वो लोन पे दे दे लोगों को, और अब आप मान लीजिए दूसरे दिन गए पैसे निकालने के लिए, आपको पैसे ही नहीं मिला। इसलिए ये जो CRR और SLR है, ये कॉन्सेप्ट इसीलिए RBI ने रखे हैं, जिससे कि आपका विश्वास बैंकों में बना रहे कि हमारा 1 लाख रुपए है, अगर मैं 10,000 रुपए 20,000 रुपए निकालने जाता हूँ या पूरे के पूरे निकालने जाता हूँ तो मुझे मिल जाए। इसीलिए RBI बाकी बैंकों को बोलता है कि आप कुछ परसेंटेज रेडी लिक्विडिटी में रखेंगे, यानी रेडी कैश रखेंगे, जिससे कि कस्टमर्स का विश्वास बना रहे और उनकी जरूरत के हिसाब से उनको पैसा दे दिया जाए। जैसे मान लो चेक से निकाल रहे हैं या कोई सिंपली ऑर्डर से निकाल रहे हैं तो पैसा आपको मिल जाए। तो आप अगली बार इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई, M1, M2, M3, M4, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, CRR, SLR, रेपो रेट, इनको थोड़ा सा स्टडी करके आइए। ठीक है दोस्तों? जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।